मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में योगासन का महत्व एवं जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। योगासन, योग का अर्थ, योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, किसी वस्तु को अपने में जोड़ना अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने को लगाना। कार्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शारीरिक हो, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि भी हो सकते हैं। मन से तथा शरीर से जो कार्य किया जाता है उसे योग कहते हैं। योगासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस आसन, योगासन। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार योगासन का अर्थ हुआ योग करने के उचित साधन। अगर हम संस्कृत साहित्य में योग शब्द का प्रयोग किया गया हो तो अमरकोश में योग के सहनन, उपाय, ध्यान, संगति, युक्ति आदि पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में योग को हम निम्नलिखित परिभाषाओं से हम उल्लेख कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म के करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। फिर महर्षि पतंजलि के अनुसार योगिश्चित वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। इसके अतिरिक्त महाभारत में योग शब्द का अर्थ उपाय बताया गया है, अर्थात ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति को योग कहा गया है। आयुर्वेद शास्त्र में औषधियों के मिश्रण को योग कहा गया है। योग के प्रमुख आचार्य महाभारत में हिरण्यगर्भ को योग का अधिवक्ता कहा गया है। हिरण्यगर्भ और कपिल को एक ही व्यक्ति मानते हैं, किंतु योग शास्त्र के पृथक चिंतक के रूप में महर्षि पतंजलि का नाम लिया जाता है। इन्होंने ही योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। फिर योग के सिद्धांत। योग के सिद्धांत चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहा जाता है। इसमें चित्त, वृत्ति और निरोध तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जिनकी व्याख्या करना आवश्यक है। चित्त सत्व प्रधान प्रकृति का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति में तीन गुण हैं, अतः चित्त में भी तीन गुण हैं। तीन गुणों की अधिकता से तीन प्रकार का चित्त होता है, प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितशील। जब चित्त में रजोगुण और तमोगुण की अधिकता होगी तो वह ऐश्वर्य और विषय प्रेमी हो जाता है। चित्त की इस दशा को प्रख्याशील चित्त कहते हैं। जब चित्त तमोगुण से युक्त होने पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त करता है, तब तमोगुण का आवरण क्षीण हो जाता है। रजोगुण के अंश मात्र से युक्त होकर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, तब चित्त को प्रवृत्तिशील भी कहते हैं। जब चित्त रजोगुण रूप मल से रहित होकर प्रधान चित्त स्वरूप में स्थित होकर प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से प्राप्त कर लेता है, तब धर्म वेद नामक समाधि निष्ठ हो जाता है। उसको हम स्थिरशील भी कहा जाता है। योग के प्रकार क्या क्या है? महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति के विरोध को योग कहा है। श्रीमद् व्यास समाधि को योग कहते हैं। शरीर, मन, इंद्रियों की शुद्धि से योग की सिद्धि होती है। इनकी शुद्धि के 8 मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा गया है। योग की सिद्धि हो जाने पर सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योग के 8 अंग हैं, जो 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। बहिरंग साधन के 5 साधन हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यम योग में यम के 5 अंगों को स्वीकार किया गया है। अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को किसी भी दशा में कष्ट न पहुंचाना तथा अहिंसा है। सत्य, किसी भी पदार्थ की यथार्थ स्थिति का चित्रण करना
अस्तेय दूसरों की संपत्ति को न लेने की इच्छा अस्तेय है। ब्रह्मचर्य वासना और काम भावना पर नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह आवश्यकताओं से अधिक धन एकत्रित न करना अपरिग्रह कहलाता है। नियम योग में अष्टांग मार्ग का द्वितीय सोपान नियम को स्वीकार किया है। ये नियम 5 प्रकार के हैं। शौच के 2 भाग हैं। अभ्यंतर शौच चित्त के गलों का अच्छी तरह प्रक्षालन करना अभ्यंतर शौच है, और बाहर शौच मल मूत्र का निष्कासन करना है, बाहर शौच है। संतोष प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना संतोष है। तप सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि को सहना तप है। स्वाध्याय वेदों का अध्ययन करना मोक्ष हेतु शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय होता है। ईश्वर प्राणिधान समस्त कर्मों को ईश्वर में अर्पित करना अर्थात कर्म फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। फिर आ गया प्राणायाम। आसन के सिद्ध होने के उपरांत श्वास रोकना प्राणायाम कहलाता है। आसन अष्टांग योग का तीसरा सोपान आसन है। स्थिरता सुख देने वाली बैठने की मुद्रा को आसन कहते हैं। आसन कई प्रकार के होते हैं, जैसे वीरासन ताड़ासन पदासन आदि। फिर प्राणायाम में पूरक प्राणायाम, जब श्वास को अपने भीतर खींचना होता है तब वह पूरक प्राणायाम कहलाता है। और कुंभक प्राणायाम में जब श्वास को भीतर रोकना होता है तब वह कुंभक प्राणायाम कहलाता है। रेचक प्राणायाम में श्वास अपने अंदर खींचकर नियमित समय के उपरांत छोड़ी जाती है, यह क्रिया रेचक प्राणायाम कहलाती है। प्रत्याहार विषयों से चित्त का संबंध तोड़ना प्रत्याहार है। जब इंद्रियों का अपने विषयों से संबंध टूट जाए और चित्त की तरह निरुद्ध हो जाए तो प्रत्याहार अवस्था व्यक्त होती है। फिर अंतरंग साधन। अंतरंग के 3 साधन हैं, धारणा ध्यान और समाधि। धारणा चित्त को किसी एक देश पर स्थिर कर देना वस्तु पर स्थिर कर देना धारणा है। बाहरी भीतरी नाभि चक्र हृदय नासिकाग्र जिह्वाग्र आदि किसी एक अंग पर चित्त को केंद्रित करना धारणा है। प्राणायाम में श्वास प्रश्वास और प्रत्याहार से इंद्रियों को नियंत्रित करके धारणा से चित्त को नियंत्रित किया जाता है, तब चित्त में ध्यान की योग्यता आती है। ध्यान जब धारणा के द्वारा चित्त को किसी एक वस्तु पर स्थिर कर दिया जाता है तथा चित्त को उसी विषय पर एकाग्रित किया जाता है, तब वह क्रिया ध्यान कहलाती है। समाधि योगासन का अंतिम सोपान समाधि है। इस अवस्था में मनुष्य ध्येय अर्थात विषय में इतना लीन हो जाता है कि वह उसके तन्मय हो जाता है, यह क्रिया समाधि कहलाती है। आसन का अर्थ। आसन का अभिप्राय मनुष्य का अपने शरीर को विशेष रूप से साधना है। उचित आसन वह है जिसके में मनुष्य अपने शरीर को साधने में किसी विशेष प्रकार के प्रयत्न का अनुभव नहीं करता है और उसके शरीर का भार दोनों पैरों पर संतुलित रूप से सदा रहता है। धड़ की धुरी सिर और ग्रीवा एक लंब रेखा के समानांतर होते हैं। शरीर के अंग सुचारू स्वयं तथा परस्पर सहयोग से एक लय होकर बिना किसी प्रयत्न और शांति के संचालित होते हैं। पीठ के स्वाभाविक मोड़ घेरे अधिक झुके तथा मुड़े नहीं होते हैं। पेड़ों अपनी स्थिति पर ठीक से सदा रहता है और अधिक बाहर निकलता हुआ नहीं रहता। वक्ष के दोनों स्कंद एवं सीध में बने होते हैं और आगे की ओर झुके नहीं होते हैं। इस प्रकार योग का अर्थ बताया, आपको योग के सिद्धांत बताए और योग आसन का अर्थ। हम योग करते हैं, प्राणायाम प्रत्याहार नियम यम ये इसके अंग है। योग के प्रकार है, योग किस किस प्रकार हम कर सकते हैं, किस योग करने से हमें कौन कौन सी बीमारियों से हमको मुक्ति मिलती है और कौन कौन सा योग करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो भी जितने योग करें उतने कम है। जो स्वास्थ्य के शारीरिक शिक्षा के विषय के अंतर्गत ये सभी योग आते हैं। फिर है योगासन का क्या महत्व है। योगासन करने से हमें क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है हमें
योग से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती है, ये सभी इस लेसन इस चैप्टर के अंतर्गत है। अब है योगासन का महत्व। योगासन के द्वारा व्यक्ति व्याधियों के बढ़ते क्रम के साथ साथ अहंकार, तृष्णा, अज्ञान के बंधनों से मुक्त होता चला जाता है। हे के त्याग, बाह्य कारणों की शुद्धि, अंतःकरण की असंगतता, लक्ष्य, विषय की ओर दृष्टि विचार करना, धारणा, चेतना के सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतम भावों में तल्लीन रहना आदि। इन उपायों से क्रमशः एक एक करके प्रकृति के सारे आवरण खुलने लग जाते हैं और मनुष्य अपने शुद्ध आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। इस पतंजलि योग का अभ्यास इसके द्वारा पूर्ण शुद्ध रूप से संभव हो जाता है। प्रायः ईश्वर या आत्मा की खोज के लिए विधियों के साथ इसको प्रयुक्त किया जाता है। जब हम स्थिर मन से योग करेंगे, तब हम हमारा एक ही उद्देश्य होगा, हम भगवान के प्रति उसकी आसन करके हम भगवान को याद करते हैं, जिससे हमें हमारी पूरी जो इंद्रियों की जो चेतना वो सभी हम इंद्रियों के प्रति जो भी चेतना करते हैं वो सभी हमें भगवान के प्रति आकर्षित रहते हैं और मनुष्य अपने शुद्ध आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। इस पतंजलि योग का अभ्यास इसके द्वारा पूर्ण रूप से संभव हो पाता है। प्रायः ईश्वर या आत्मा की खोज के लिए विधियों के साथ इसको प्रयुक्त किया जाता है। योग के उद्देश्य अनंत एवं व्यापक होते हैं। योग का सीमित स्वरूप है प्रकृति के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कायिक एवं मानसिक अंगों के संयम एवं नियम के लिए दृढ़ साधना का मार्ग अपनाया जाता है। योग मन एवं शरीर की स्वच्छता तथा स्थिरता के लिए प्रयास करता है, जिससे व्यक्ति में पूर्ण आत्मनियंत्रण बना रहता है। अस्तित्व के शेष जीवन शक्तियाँ, आवेग, मस्तिष्क की गतिशीलता एवं भौतिक शरीर मृत्यु पर्यंत काम करने के लिए बने रहते हैं। योगासन के क्या क्या लाभ हैं? योगासन हमको क्यों करना चाहिए? कौन सा योग करने पर हमें क्या क्या शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है और हमें क्या क्या फायदे होते हैं? योग करने से शरीर की सारी बीमारियां हम दूर कर सकते हैं। योगासन से निम्नलिखित लाभ है। समस्त शरीर में रक्त संचार होता है। हमारे शरीर में योगासन करने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि योगासनकर्ता का रक्त शरीर में भली प्रकार प्रभावित हो जाता है, जिससे वह दिन भर कार्य करने के लिए तैयार रहता है। वह हष्ट-पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है। उसकी मानसिक और शारीरिक तरह से उसको दिन भर जो कार्य करता है उसमें वह ध्यान लगाता है। फिर दूसरा है शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील रहता है। योगासन करने से शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील होता है, जिससे शरीर का समुचित विकास होता है। हमारे शरीर की मानसिक और शारीरिक विकास होता है। फिर तीसरा है मांसपेशियों में दृढ़ता आती है। योगासन का प्रभाव मांसपेशियों पर भी पड़ता है। प्रातःकालीन योगासन मांसपेशियों को दृढ़ तथा दीर्घजीवी बनाता है। जब सुबह सुबह हम योग करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियाँ जो होती है वो ज़्यादा चलती है, स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, हर काम अपन एक्टिव रहते हैं, काम कर सकते हैं और योग करने से हमें ये चीज़ों का फायदा है। फिर है योगासन में सावधानी हमें क्या क्या बरतनी चाहिए। जब हम योग करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। जब योग करें उसके नीचे हमको उसका आसन लगाना चाहिए, बैठक लगानी चाहिए। बिना आसन के वो जमीन पर बैठकर योग नहीं करने चाहिए। योगासन से क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। आसन करने से पूर्व या आसन करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। आसनों से पूर्व पेट तथा आंतें खाली होनी चाहिए। हमें सुबह सुबह खाना नहीं चाहिए। बिना खाए हुए पेट खाली जब पेट खाली हो तभी हमें योग करना चाहिए। खाना खाकर योग नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर कुछ देर तक टहलने के बाद ही आसन करें।
जब हम सुबह सुबह उठे तब थोड़ा ब्रश व्रश करके चाय पी के फिर हम इसके बाद हमको टहल कर फिर हमको योग करना चाहिए। फिर है अत्यंत ठंड के दिनों में गुनगुने जल से स्नान करें। जब ज़्यादा ठंड हो तो हमको क्या करना चाहिए, ठंडे गरम पानी से, अच्छा गुनगुना पानी हो उस जल से हमको स्नान करना चाहिए। आसन करने से पूर्व शरीर सूखा ले। जब हम आसन करें तो बिल्कुल शरीर सूखा होना चाहिए। वो कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, टी शर्ट शॉर्ट पहनकर हमको योगा करना चाहिए। फिर है भोजन के 6 घंटे बाद, दूध पीने के 2 घंटे बाद या बिस्किट खाने खाली पेट रहने पर ही आसन करें। फिर है आसन स्वच्छ तथा हवादार स्थान पर करना चाहिए। हम जब आसन करें तो स्वच्छ, अच्छी साफ सुथरी जगह हो, हवादार जगह हो, और अपने टेरेस पे अपन कर सकते हैं योगा। फिर आसन करने से पहले 1 गिलास शीतल एवं ताज़ा जल अवश्य पी लें। जब हम आसन करें उसके पहले क्या करना चाहिए, 1 गिलास पानी, अच्छा शीतल पानी, ठंडा पानी अवश्य पिए, क्योंकि जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित होकर संधि स्थलों का मल निकालने में भारी सहायक होता है। फिर है आसन जमीन पर या लकड़ी के बने तख्त पर दरी बिछाकर करने चाहिए। हमें हमेशा आसन है, भगवान का नाम है, जब हम पूजा पाठ करें तो हमें नीचे नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ आसन बिठाकर ही हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर आसन करते समय मौसम के अनुसार आवश्यक वस्त्र धारण करें। जब सर्दी के समय हो तो हमें ऊनी कपड़े पहन के थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहनना चाहिए। वस्त्र ढीले होने चाहिए, गर्मी के मौसम में वस्त्र ढीले होने चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। आसनों का अभ्यास करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। अगर हमारी सिर की प्रॉब्लम हो या शरीर नहीं झुका जाए तो हम जबरदस्ती शरीर को नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे स्वतः शरीर झुकने लगेगा। फिर है योगासन। आज हर विद्यालय में योग की एक क्लास होती है, अनिवार्य करनी है। हर गवर्नमेंट स्कूलों में भी आजकल योग करना कंपलसरी कर दिया है। जो योग ट्रेनर को बुलाते हैं, योग की शिक्षा दी जाती है। योग के बारे में पूरे वीक में 1 दिन बाहर से हम योग शिक्षा के लिए बाहर से लोग बुलाते हैं, योग टीचर्स को बुलाते हैं और बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि हमें कौन कौन से योग करने चाहिए, कौन कौन से योग करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, हमें हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा योग करना चाहिए, मानसिक बुद्धि तेजी करने के लिए हमें कौन सा योग करना चाहिए, भगवान का ध्यान करने के लिए हमें कौन सा योग करना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें हमको सिखाते हैं। फिर है योग शिक्षक। हर गवर्नमेंट स्कूलों में भी आगे से ऑर्डर आए हैं, योग शिक्षक के बारे में भी भर्ती होनी चाहिए। हर स्कूलों में योग शिक्षक में एक योग शिक्षक लगाना चाहिए, जिससे बच्चा बचपन से ही, जब नर्सरी LKG में जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको छोटे छोटे योग से बड़े बड़े योग सिखाना चाहिए। फिर है योगासन के से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, योग करने से हमें क्या क्या हमारे शरीर से रिलेटिव जो भी बीमारियां हों उससे हम कौन कौन से मुक्ति दिला सकते हैं। इस प्रकार सब योगासन के बारे में हमको बताते हैं। फिर है योगासन। योग का अर्थ, आसन का अर्थ, आसन का अभिप्राय मनुष्य के शरीर को विशेष रूप से साधना है। उचित आसन का तरीका वही है जिसमें मनुष्य अपने शरीर को साधन में किसी प्रकार के प्रयत्न का अनुभव नहीं करता और उसके शरीर का भार दोनों पैरों पर संतुलित रूप से सदा रहता है। फिर है धड़ की धुरी, सिर और ग्रीवा एकदम रेखा के समानांतर हो, शरीर का अंग सुचारू रूप से सम तथा परस्पर सहयोग से एक लय होकर बिना किसी प्रयत्न
और शांति के संचालित हो। फिर स्वाभाविक पीठ के स्वाभाविक मोड़ घेरे यदि झुके तथा मुड़े नहीं होने चाहिए। पेड़ू अपनी स्थिति पर ठीक से सदा रहता है और अधिक बार निकला हुआ नहीं रहता है। योगासन करना मनुष्य के शरीर के स्वास्थ्य का फायदा है। हर इंसान को सुबह सुबह योग करना अनिवार्य रूप से योग करना चाहिए, जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है, शारीरिक शरीर में स्फूर्तियाँ आती है। बच्चों की जैसे कोई भी विद्यार्थी छात्र जो 1 से 15 साल के बीच में से 1 साल का तो नहीं कर सकता है, 5 साल से 15 साल के बच्चे भी अगर हाइट बढ़ाने वाली योगा करते हैं तो जिससे बच्चों की हाइट बढ़ती है। शारीरिक मानसिक विकास तेजी से होता है। इसके बाद जब बच्चा खेलने जाता है, योग करके खेलता है तो उसका शरीर भी पूरा फ्लेक्सिबल रहता है। फिर उसको शरीर से जो भी बीमारियां हैं उसको हम शारीरिक कष्टों से जो लोग पीड़ित हैं उनको भी बाबा रामदेव जी अलग अलग प्रकार के योग द्वारा टीवी के माध्यम से उनको सिखाते हैं और लोग बहुत से इंटरेस्ट भी लेते हैं और अपनी टीवियाँ चालू करके बैठ जाते हैं लोग और टीवी के माध्यम से वह योग साधना सीखते हैं। हमारे मोदी जी ने भी 21 जून को योग के बारे में हर राज्य में योग के बारे में उनको शिक्षा दी गई। हर स्कूल, हर संस्था, जो भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें योग कराए जाते हैं। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। फिर है योगासन के हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। हमें योग करने से पहले हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। बीमार इंसान योग नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई किसी शारीरिक पीड़ा से, समस्या से हो तो वो योग नहीं करना चाहिए, उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आज पतंजलि स्टोर में भी एक डॉक्टर योग के बारे में, पतंजलि डॉक्टर जो बैठता है, हर शॉप पे एक डॉक्टर बैठते ही हैं। उन्हें हमें निर्देश देना चाहिए कि हमको कौन सा योग करना चाहिए। योग के बारे में वो लोग हमको अच्छा सा ज्ञान देते हैं। फिर है हमें सुबह सुबह खाली पेट ही योग करना चाहिए, खाना खाने के बाद योग नहीं करना चाहिए। योग का सबसे अच्छा टाइम होता है 8 o'clock, 8 बजे आराम से हर इंसान योग कर सकता है। योग करके फिर नहाने चला जाता है, जिससे उसका शरीर की जितनी बॉडी क्षमता होती है वो तीव्र गति से होती है। उसके अंगों की तेजी भी होती है। आसन करते समय मौसम के अनुसार हमें कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी में गर्मी के हिसाब से, सर्दी में सर्दी के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। बिना आसन किए हुए, बिना बिछाए हुए हमें नीचे ज़मीन पर हमें योग नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ कुछ बिछा कर ही हमको योग करना चाहिए। फिर आसन करने से पहले 1 गिलास शीतल पानी पीना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित होकर संधि स्थलों का जो मल होता है वो निकालने में सहायक रहता है। फिर है आसन करने से पूर्व हमें स्थान का, अच्छी जगह हमको स्थान चूज करना चाहिए, खाली हवादार हो। फिर हमें इस प्रकार योग में अलग अलग सावधानियां बरतनी चाहिए। योग के बारे में मैंने आपको सविस्तर बताया। योग के चैप्टर्स हैं आपके, इसलिए योग आपके लिए जीवन में बहुत उपयोगी है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में आपका योग वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में योग के चैप्टर को उन्होंने हर गवर्नमेंट स्कूल की जो भी सिलेबस है वो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में योग का बहुत महत्व दिया है। फिर है योग से खेलकूद संबंधी क्रियाएं, आधारभूत व्यायाम करने चाहिए, जिम्नास्टिक क्रियाएं, योगिक क्रियाएं, मनोरंजनात्मक क्रियाएं, ये सभी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है।
खेलकूद संबंधी क्रिया में खेलकूद बालकों, युवाओं, वृद्धों तक को प्रिय लगते हैं अतः खेलकूद संबंधी क्रियाएं सामान्य व्यक्तियों में अधिकाधिक संपन्न की जाती है। जो खेलकूद करने में अक्षम होते हैं वे खेलकूद का लाभ दर्शक बनकर लेते हैं। तालबद्ध खेल के अंतर्गत बाल विद्यालयों में संगीत व्यायाम युक्त क्रियाएं आती हैं, इसलिए इन्हें ड्रामेटिक एक्सपीरियंस कहा जाता है। ताल तथा लयात्मक व्यायाम के अंतर्गत निम्नलिखित व्यायामों का उल्लेख किया जाता है। फिर है योगिक क्रियाएं एवं आसन। योग एवं आसनों का भारतीय जनजीवन में आदिकाल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। योग हमारे सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। योगासन के द्वारा विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। अलग अलग योगासन अलग अलग प्रकार के लाभ हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार से मांसपेशियों की सुदृढ़ता, प्राणायाम से दीर्घायु, पद्मासन से शरीर के ऊपरी भागों को आराम मिलता है, पश्चिमोत्तासन से उदर रोग में लाभ मिलता है, सर्वांगासन से कब्ज रोग से लाभ होता है, धनुरासन से पेट तथा श्वसन प्रणाली को लाभ, श्वासन द्वारा शरीर की थकान से लाभ, भुजंगासन से मेरुदंड को लाभ, शीर्षासन से मस्तिष्क को स्वास्थ्य लाभ और मत्स्यासन से पेट रोगों के लाभ तथा हलासन से कंठ तथा गले के रोगों से लाभ प्राप्त होता है। फिर है जिम्नास्टिक। सर्कस आदि में जिम्नास्टिक क्रियाएं की जाती है। शरीर की सुडौलता तथा लचकता बनी रहती है, किंतु यह सारी क्रियाएं सामान्य जीवन का अंग नहीं है और उन्हें प्रशिक्षित व्यक्ति संपन्न कर सकता है। योग हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योग करने से हर व्यक्ति अपना शारीरिक और मानसिक शक्तियों से तेजी बढ़ाता है। फिर है योग का अर्थ क्या है? योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। इसका अर्थ है जोड़ना, किसी वस्तु को अपने में जोड़ना, किसी अच्छे कार्य में अपने को लगाना, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि को विकास करना, मन से तथा शरीर से जो कार्य किया जाता है उसे योग कहते हैं। योग शब्द दो प्रकार से बना है, योग प्लस आसन। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार योगासन का अर्थ हुआ योग करने के उचित साधन। कर्म के करने में जो कुशलता उसी का नाम योग है। संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। इस प्रकार अलग अलग प्राचीन भारतीय साहित्य में योग की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। योग की योगासन, सुखासन, सिंहासन, पद्मासन, फिर है बद्पासन। बुद्ध पद्मासन से लाभ, मत्स्यांतरासन, पश्चिमोत्तासन, ये सभी प्रकार के योग हैं। फिर है कूर्मासन की विधि, कपोतासन, वज्रासन। वज्रासन से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? रीढ़ की हड्डी सीधी एवं पुष्ट होती है, पैर की मांसपेशियां सशक्त एवं लचीली होती है, स्त्रियों के मासिक धर्म से संबंधित विकार दूर होता है, अतिसार, पेट दर्द, छाती के रोगों से मुक्ति मिलती है, वृद्धावस्था की विधि। फिर है कुक्कुटासन, योग मुद्रासन, गर्भासन, मयूरासन, एकपाद सिरासन, काकासन, सर्वांगासन, ये सभी प्रकार के आपके योग है। ये आपकी बुक्स में सभी प्रकार के योग दे रखे हैं। मत्स्यासन, चक्रासन, फिर है कपालभाति,
भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाले आसन गरुड़ासन है, त्रिकोणासन है, पतंगुष्टासन है, त्रिकोणासन है। ये सभी प्रकार के आपके योग हैं और आपकी बुक्स में दे रखे हैं। इससे हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, योग को क्यों करना चाहिए, इस प्रकार इस चैप्टर में योग के बारे में ही आपके दे रखा है। थैंक यू।